Hello friend, our YouTube channel AEC चकिया by अभिषेक सर। अभी जो है हम लोग देखने चल रहे हैं पोएट्री सेक्शन का तीसरा पार्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसके राइटर हैं वाइट्सहुड ऑडेंस, यानी इसको शॉर्ट में कहा जा सकता है WH ऑडेन। इनके राइटर है। यह चैप्टर को हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे, उसका हिंदी समझेंगे, वर्ड पावर समझेंगे। और जो भी विद्यार्थी या फ्रेंड अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें, कमेंट भी करें, ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं सबसे पहले आपको मिले। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के बारे में आज हम लोग देखने चल रहे हैं। नाउ द लीव्स जो है यह एक अच्छी कहानी है, कविता है, और इसके बारे में हम लोग आज देख रहे हैं। नाउ द लीव्स या यह एक पत्ती के ऊपर यह कविता दिया गया है। तो सबसे पहले इसका हम कवि का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। WH ऑडेन जो है, यानी उनका पूरा नाम वाटसन ह्यूड ऑडेन के नाम से भी विख्यात हैं। पेशे से ये कवि, लेखक, नाटककार, आलोचक, अनुवाद और संपादक थे। ये कवि जो थे, कवि तो थे ही, लेखक भी थे, नाटककार भी थे, नाटक भी अच्छा करते थे, आलोचक भी थे, किसी की आलोचना भी करते थे, या अनुवाद भी करते थे, तथा संपादक भी थे। जिनका जन्म जो हुआ था WH ऑडेन का इंग्लैंड के यार्क प्रांत में 21 फरवरी 1707 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म? इंग्लैंड के यार्क प्रांत में। इंग्लैंड में एक यार्क प्रांत है, जगह है, वहीं पर उनका जन्म 21 फरवरी 1907 ईस्वी को हुआ था। और इनकी मृत्यु 29 सितंबर 1973 ईस्वी के वियना, ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया देश है, इसका एक जगह है वियना, वहीं पर उनका 1973 ईस्वी में देहांत हो चुका था। ऑडेन जो थे 20वीं सदी के एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रमुख प्रभावशाली साहित्यकारक थे। यह किस सदी में थे? 20वीं सदी में एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रमुख प्रभावशाली साहित्यकार थे, जिनके लिए कविता एक गंभीर खेल थी और हर विषय कविता लिखने की प्रतिभा थी उनको। हर समय वह कविता ही लिखते थे। उन्हें 1948 में उनकी रचना द एज ऑफ एंजाइटी, 1948 में सबसे पहले वो कविता लिखे थे द एज ऑफ एंजाइटी के लिए, यानी पुलिंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उनको। उनका पुलिंजर पुरस्कार से सम्मानित किया था 1917 ईस्वी में। 1917 के परिणाम 1917 में सम्मानित किया 1917 में नहीं, एज ऑफ एंजाइटी के लिए पुलिंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1917 में प्रारंभ किया गया यह पुलिंजर पुरस्कार। पुलिंजर पुरस्कार की स्थापना हुआ था 1917 में। 1917 में वह देना स्टार्ट किया गया पुलिंजर पुरस्कार। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है। कहाँ से दिया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका का, जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के रूप में दिया जाता है। यानी समाचार के पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य के क्षेत्र में पुलिंजर पुरस्कार दिया जाता है, संगीत की रचना के क्षेत्र में भी पुलिंजर पुरस्कार दिया जाता है। यह सब क्षेत्र उल्लेखनीय कार्य करने वाले को प्रदान किया जाता है। जो इसमें बहुत सारे उल्लेखनीय कार्य करते हैं उनको यह पुरस्कार से प्रदान किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। इसकी स्थापना जो हुआ था हंगरी मुल्क के अमेरिका प्रकाशन जोसेफ पुलिंजर ने की थी। पुलिंजर पुरस्कार की स्थापना जो था हंगरी का एक अमेरिकी प्रकाशन थे
जो जोसेफ पुलिंजर ने की थी। W.H. ऑटन के शुरुआत के दिनों में कविता में आत्म जागरूकता था राजनीति की झलक दिखती थी। यह W.H. ऑटन जो थे यह शुरू से ही यह कविता में जागरूकता बहुत काफी थी, राजनीतिक की झलक भी दिखती थी, राजनीतिक भी थे। पर बाद के दिनों में वे कविता में W.H. ऑटन ने कौन थे? W.H. ऑटन ने खुलकर ईसाई धर्म का प्रचार किया था। इसी कविता में W.H. ऑटन बाद में आगे चलकर ईसाई धर्म का बहुत सारे प्रचार प्रसार किए। W.H. ऑटन ने विभिन्न प्रकार के पद के रूपों में और बेहर मीटर की खोज की है। बेहर मीटर, बेहर का मतलब होता है मीटर, मीटर की खोज की है। W.H. ऑटन ने अपनी कविता में बहुत ही वर्ड्स, कोनिंग यानी निर्मित शब्द और आर्चिट, प्राचीन या अपरिचित, प्राचीन या अप्रचलित शब्द का प्रयोग किया है। ऐसा शब्द है जो आप जान भी रहे हैं और नहीं भी जान रहे हैं, उसका भी प्रयोग इसमें किया गया है। उनकी कविता को समझना बहुत ही कठिन हो जाता है। W.H. ऑटन जो लिखे थे कविता फर्स्ट बार, उसकी कविता को समझना बहुत ही क्या होता है, कठिन हो जाता है। 1939 के प्रारंभ में ही ऑडियंस ने इंग्लैंड छोड़ दिया। कब छोड़े? 1939। आपको अक्सर पूछा जाएगा कि W.H. ऑटन इंग्लैंड को कब त्याग दिए? 1939 ईस्वी में। सदा के लिए अमेरिका में जाकर बस गया, वहां से इंग्लैंड छोड़कर और अमेरिका में जाकर बस गया। वहां W.H. ऑटन के काम रचना को 2 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला जो उन्होंने इंग्लैंड में रचा और दूसरा जो उन्हें अमेरिका में बसने के बाद रचा। पहले तो इंग्लैंड में उसने कविता लिखा और दूसरा जब इंग्लैंड में अमेरिका में पूरी तरह बस गया तो उसके बाद ही वह कविता लिखे। उसमें कौन कौन है? डॉटर, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्टेंग्स, स्पेन एंड अथर टाइम। और वे रचना जो उन्होंने अमेरिका में पलायन करने के बाद रचा उसमें से शामिल है। ये सबसे पहले इंग्लैंड में लिखे थे और जब वहां अमेरिका में जाकर बस गए उसके बाद लिखे हैं न्यू ईयर्स लेटर, फॉर द टाइम बिगेन, द एज ऑफ एनेक्सटी एंड द शील्ड ऑफ एचिल्स, अकीलीज। ये सब कविता जो थे जब अमेरिका में जाकर बसे तभी तो न्यू ईयर लेटर या फॉर द टाइम बिगेन, द एज ऑफ एनेक्सटी, सब कविता बाद में लिखे जब वह अमेरिका में बस गए। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, मानव के अंतर्निहित आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होने के हताश होना तथा अकेलापन की भावना जिससे हर व्यक्ति रहता है और मर जाता है को रेखांकित करता है, इसके बारे में यह कविता में दर्शाया गया है। अब हम लोग चल रहे हैं नीचे लाइन बाय लाइन देखने। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के बारे में हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब तक तेजी से गिरती यानी पत्ते तीव्रता से गिर रहे हैं। नर्स फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, छोटे छोटे पौधे के फूल नहीं टिकेंगे। यानी कहा जा रहा है कि पत्ता जो है तीव्रता से गिर रहे हैं, बहुत तेजी से गिर रहे हैं। छोटे छोटे जो हैं फल, पौधे के फूल अब नहीं रह पाएंगे। कवि का कहना है कि जो स्थिति है नस्ट टू द ग्रेप्स आर गॉन, छोटे छोटे पत्तियां कब्र की ओर बढ़ चुके हैं। यानी कहा जा रहा है नस्ट टू द ग्रेप्स आर गॉन, छोटे छोटे पत्तियां जो होते हैं वह किसकी ओर जा रहे हैं? आकर्षित कब्र की ओर बढ़ चुके हैं। एंड द पाल्म्स गो रोलिंग ऑन, और बच्चों का पटेला गुरुकता जा रहा है। यानी जो कहने का मतलब है कि अब जो है पत्तियां नहीं बच पाएंगे। एक पेड़ है, पेड़ की पत्तियां जब सूखना स्टार्ट हो जाता है तो उसकी पत्तियां झड़ जाती हैं, जिससे हम लोग को संकेत हो जाता है कि अब पेड़ क्या हो गया? सूख गया। विस्पेरिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, यमराज दाएं बाएं प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, खींच लेता है हमें सच्चे सुख से। एंड द अचीवमेंट हैंड मस्ट फ्रीज, और चलते फिरते हाथ अवश्य ठहरेंगे। जब बुढ़ा हो जाइएगा, कब्र जब में पैर जब आ जाता है तो वहां उस दिन उस स्थिति में आदमी को लगता है कि अब हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे। होता है कुछ नहीं कर पाएंगे यानी अब संभव नहीं है। लोनली वन द सेपरेट नीच, पृथक घुटने पे अलग अलग, डेड इन हंड्रेड एट द बैक,
पीछे सैकड़ों मरे पड़े हैं, यानी पीछे उठाकर देखा जाएगा तो पीछे बहुत सारे लोग बहुत मरे पड़े हैं, उसका कोई गिनती नहीं है। जो जन्म लिया है पृथ्वी पर उसको एक न एक दिन क्या है, जो भी वस्तु हो, जीव हो, जंतु हो, जन्म लिया है तो उसको एक न एक दिन जाना होगा। डेड इट हंड्रेड एट द बैक, पीछे सैकड़ों मरे पड़े हैं। फ्लो वुडन इन आवर ट्रैक, मार्ग में 100 लकड़ी की पेटियों यानी कैफिन में रखे हैं। यानी देख कह रहा है, कवि क्या कहना है कि मार्ग में जब चल रहे हैं तो सैकड़ों 100 को लकड़ी की पेटियों में यानी कैफिन रखे हुए हैं, कफन के द्वारा लपेट कर रखे हुए हैं। आर्म्स राइजेड स्टफ्लाई द रिवरोप, यानी बाधा है मार्ग में रोकने को। इनफ्लस्ड एच्यूड ऑफ लव, झूठे झूठे प्यार के ढंग से। स्टार्विंग थ्रो द लिप्स वर्ड, भूख से मर रहे हैं या शुष्क मर रहे हैं, यानी भूख से आदमी मृत्यु हो रहा है या ठंड से मृत्यु हो रहा है। ट्रोल रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, आत्माएं चिखती पुकारती दौड़ रही है भोजन की खोज में। यानी उस समय भोजन की खोज में आज जो हम लोग जितना गलत का करते हैं या सही करते हैं अपने एक भोजने के लिए न करते हैं, तो इसी तरह कहा जा रहा है, कवि क्या कहना है, ट्रोल रन्स स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, आत्माएं चीखती पुकारती दौड़ रही है किसके लिए, किसके खोज के लिए, भोजन के लिए। एंड द नाइट एंगल इज डम, कोयल डर के मारे चुप है। क्या है, कोयल जो है डर के मारे चुप है। एंड द एंगल विल नॉट कम, और देवदूत नहीं आएंगे रक्षा को, यानी आपको रक्षा के लिए देवदूत नहीं आ पाएंगे। कवि का कहना है कि देखिए, और देवदूत नहीं आएंगे रक्षा के लिए। कोल्ड इम्पॉसिबल हेड, ठंड है अनहोनी है। क्या कहा जा रहा है, कोल्ड इम्पॉसिबल हेड, हेड मतलब होता है अनहोनी, ठंड है अनहोनी है। आगे लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, बाधा है मार्ग में पर्वत की प्यारी प्यारी चोटियां, यानी जाने में। कवि कहना है कि पर्वत है, बहुत सारे बाधा हैं जाने में। जैसे मार्ग में अगर चल रहे हैं तो प्यारी प्यारी चोटियां, पर्वत, ये सब क्या है, बाधा है। हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, जिसके सफेद झरने जीवनदायी हो सकते हैं। ट्रेवल्स इन देयर लास्ट डिस्ग्रेस, राही के अंतिम बाधाओं में, राही के अंतिम बाधाओं में। ट्रेवल्स इन देयर लास्ट डिस्ग्रेस, राही के अंतिम बाधाओं में बहुत सारी बाधाएं आती हैं जिनको सहकर हमको आगे निकलना है। ठीक है ना, तो चलिए